चलो वेलकम बैक। हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इन्वेंट्रीज। इसमें मैंने आपको ब्रॉड फ्रेमवर्क जो है कि क्यों इन्वेंट्रीज पढ़ना है, क्या इम्पैक्ट है इन्वेंट्री अगर सही तरीके से आपने रिकॉर्ड नहीं कर लिए, तो इसको सही तरीके से वैल्यू नहीं कर लिया तो इसका क्या इम्पैक्ट आ जाएगा आपके प्रॉफिट पे भी और आपकी बैलेंस शीट पर भी, ये हमने ऑलरेडी सीख लिया था। और इन्वेंट्री को वैल्यू करने के जो डिफरेंट टेक्निक्स है, जो मेथड्स है, वो भी हमने कल डिस्कस करते थे। आज कुछ और भी पढ़ना है, बट उससे पहले जहां तक हमने कल पढ़ा था उसको बुक से भी देखते हैं, ताकि कोई ऐसी चीज अगर छूट गई होगी और जो कल पढ़ा था उनको भी एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक को लेके। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था कि इन्वेंट्रीज किस किस तरह की होती है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है? सर, हमने ये देखना है कि हम ट्रेडिंग एंटिटी की बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की बात करते हैं। जहां तक ट्रेडिंग एंटिटी की बात है, उसकी इन्वेंट्री में क्या आता है? उसकी इन्वेंट्री में वो स्टॉक आता है, वो गुड्स आता है जिसमें वो डील करता है। ठीक। अगर रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है तो जो रेडीमेड गारमेंट्स वहां पर है, दे आर कंसिडर्ड एज द इन्वेंट्री। बस वही होता है उसके बाद। बट अगर एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है जो खुद रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं, तो वो रॉ मटेरियल, वो कपड़ा जो वो लाता है, अनस्टिचड क्लोथ, दैट इज द इन्वेंट्री। फिर अगर कोई कपड़ा ऐसा है अभी जो हाफ बना हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, दैट्स आल्सो इन्वेंटरी। अगर कोई कंप्लीटली फिर गुड्स बना है जिसको फिनिशिंग गुड्स बोलते हैं, दैट्स आल्सो इन्वेंटरी। उसके बाद अगर वहां पे स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी और पैकिंग मटेरियल में, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स इन्वेंटरी। उसके बाद इन्वेंटरी की वैल्यूएशन टेक्निक्स में हमने देखा था, एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, दूसरा होता है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हमने देखा कि वी डोंट गो एट द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, बट व्हाट वी सी, हम एक जो है जीपी मार्जिन लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं, और जितना भी सेल्स हुआ है उस पे लगाते हैं जीपी मार्जिन, तो वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट इज फॉर्मूला इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उस हिसाब से फिर हम जीपी का फॉर्मूला लगाते हैं, सेल्स हमारे पास दिया होता है, जीपी दिया होता है, वहां से कॉग्स निकलता है। कॉग्स का फॉर्मूला फिर ओपनिंग स्टॉक में परचेज दिया होता है, परचेज इस साल के लीजर से मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का होता है, क्लोजिंग स्टॉक फिर बैलेंसिंग फिगर निकलता है। दिस हाउ वी अराइव एट द क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। बट हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में जितने में आपने खरीदा उतने पे लेते हैं, बट अब उतने पे कैसे पता चलेगा कि वो कॉस्ट है? उसमें देखते हैं कि जो आपकी इन्वेंट्री है क्या वो इंटरचेंजेबल है कि इंटरचेंजेबल नहीं है। अगर इंटरचेंजेबल नहीं है तो आपके पास इन्वेंट्री है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये कौन सा वाला परचेज है। तो उसमें आप क्या करते हो, उसका बिल देख लेते हो कितने में खरीदा था, वो रेट लगा देते हो। बट अगर इंटरचेंजेबल है, आपको पता नहीं चलता ये कौन सी वाली इन्वेंट्री पहली वाली है बाद वाली है, तो वहां पे आप या तो FIFO मेथड कराते हो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या तो लिम्पा मेथड करते हो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, या वेटेड एवरेज करते हो, मतलब अभी तक मेरा जितना था उनका प्रोपोर्शनेट पैसा कितना आया, और उससे आप निकाल देते हो कि आज क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका कितना है। उसके बाद था इन्वेंट्री को आप कितने पे वैल्यू करोगे। तो इसमें हमने देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है? इन्वेंट्री को आप वैल्यू करोगे, क्या बोलता था कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट? सर, इन्वेंट्री को हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। हमने पढ़ा था कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर ऑल। उसी कंसेप्ट के बेसिस पे जो इन्वेंट्री की बात है उसको हम क्या करते हैं, वैल्यू एट कॉस्ट लेस, या कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट का मतलब क्या है, जितने में वो पढ़ा है मुझे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू। कोई और इसमें बता सकता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू लिख रहा है या रियलाइजेशन वैल्यू? रियलाइजेबल क्या मतलब कर रहा है, कितने में बिकेगा। सर जितना ये सर। हाँ, सर यही था, मैं भी यही बोलने वाली थी। जितने पे कितने जैसे वही। में नेट में आपको इसे रियलाइज हो जाएगा। इट इज, इसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। जितना वो निकलेगा दैट इज योर नेट रियल वैल्यू। तो कॉस्ट और एनआरई विच एवर इज लोअर पे आप इसको करोगे। एग्जाम्पल, मेरा एक स्टॉक है ट्राउजर्स का जिसको मैंने 50,000 में खरीदा है, दैट इज माई कॉस्ट। अब मुझे ये देखना है कि ये कॉस्ट पे वैल्यू करूं किस पे वैल्यू करूं, तो मतलब कितने वैल्यू पे मैं क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करूं, तो मुझे इसकी कॉस्ट देखनी है, उसकी एनआरवी देखनी है। सपोज मैं 15% प्रॉफिट में नॉर्मली बिकता हूँ, बेचता हूँ चीजें, बट ये ऐसे ट्राउजर जो अब मार्केट में क्या हुआ है, ऑफ फैशन हो गए हैं, और ये मुझे 50,000 के जो है, अब हार्डली मैं इसको 55,000 में बेच पाऊंगा। तो इसका जो मेरा सेल वैल्यू हो जाएगा, दैट इज सेलिंग प्राइस इसका है 55,000। मगर ये 55,000 पे बेचने के लिए मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लगेंगे।
एडवर्टीजमेंट, बाकी सब चीजें लगेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस सपोज वो 7,000 लगेंगे, ठीक है, ये कंप्लीटेड ऑलरेडी है तो इसमें मुझे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ऑलरेडी फिनिश्ड गुड्स है, तो 55,000 में बिकेगा, ये 7,000 इसमें बेचने में खर्चा लगेगा, तो नेट ये मुझे 48,000 रियलाइज करेगा, तो इसकी नेट रियल वैल्यू 48,000, तो मैं उसको रियलाइज करूंगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर, तो मैं इस वक्त इन्वेंट्री को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा 48,000 पे। इसी तरह से अगर मेरे पास, मैं अभी पूरा नहीं बनाया हूं गुड्स, WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, सपोज वो वर्क इन प्रोग्रेस है 30,000, बट उसको पूरा बनाने में अभी 15,000 का और खर्चा लगेगा, दैट इज 15,000, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट क्या थी, तो उसमें आप क्या देखोगे, इसका सेलिंग प्राइस कितना है, इसका सेलिंग प्राइस है सपोज वही 55,000, बट इसको बनाने में अभी 15,000 और लगेगा, दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। उसके बाद 15,000 के बाद 7,000 और लगेगा बेचने में, 15 और 7 होगा 22, 55 में से 22 हो गया 33,000 इसका एनआरवी आ जाएगा। इस एनआरवी को फिर कंपेयर करोगे WIP का आपका कॉस्ट कितना है, अगर कॉस्ट 30,000 है तो आप बोलोगे कॉस्ट 30,000 है, एनआरवी 33 है, तो 30 पे रखेंगे। अगर कॉस्ट 33,000 से कम, ये एनआरवी अगर कॉस्ट से कम है, सपोज कॉस्ट 35,000 है, तब आप उसको एनआरवी पे दिखाओगे। समझ आई बात? ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कहां पे लगेगा, जहां अभी WIP है। रॉ मटेरियल के केस में ये नहीं होता है, रॉ मटेरियल के केस में कॉस्ट और एनआरवी या रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो नीचे ऑलरेडी करेंगे डिटेल में, ठीक है, यहां तक समझ आया? यस सर। चलो आगे चले। इन्वेंट्री का डेफिनेशन क्या है, मतलब वैसे डिस्कस कर दिया था, बट इट्स लाइक दिस, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट, जैसे कल एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर ये तो एसेट है, विच इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, विच इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड। क्या बोलते हैं? फिनिश्ड गुड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इसको क्या बोलते हैं? WIP। क्या बोलते हैं? अभी बना नहीं है, बन रहा है, और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स अदर देन मशीनरी सर्विस, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट। ये सब जो है ये आपके इन्वेंट्रीज कहलाए जाते हैं, ठीक है। मुझे जो इंपॉर्टेंट बोलना है आपको मैं वो बता दूंगा, सारी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। मैंने आपको ये बता दिया था कि इन्वेंट्री को सही तरीके से वैल्यू करना बहुत जरूरी है। वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, मैंने आपको पूरा दिखा दिया था कि अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया तो आपका प्रॉफिट कम होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप क्लोजिंग स्टॉक को सही से कैलकुलेट करोगे ताकि आपकी जो इनकम है वो सही आ जाए। दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन, इन्वेंट्री का दूसरा इंपैक्ट क्या आता है, वो आपका बैलेंस शीट में एज एन एसेट बनता है, करंट एसेट। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी सही होने के लिए आपको इन्वेंट्री सही दिखानी पड़े। लिक्विडिटी एनालिसिस, जब आप अभी रेशियो एनालिसिस करेंगे वहां मैं आपको बता दूंगा करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, उधर इन्वेंट्री बिकम्स पार्ट ऑफ द करंट एसेट। और अगर आपने करंट एसेट्स ऊपर नीचे कर दिया तो आपकी लिक्विडिटी रेशियो हिल जाएगी, तो वहां से भी आपकी गलती लग सकती है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस भी है, जैसे आपका शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट 2013 का। कंपनीज एक्ट में क्या होता है कि ये डिफरेंट शेड्यूल्स क्या होते हैं, जस्ट थोड़ा सा बताता हूं। अगर आपको बहुत सारी कहानी लिखनी है वो आप एक्ट के बीच में नहीं लिखते हो, उसके लिए आप एक शेड्यूल बनाते हो। यू मस्ट हैव वर्क इन ऑफिसेज, किसी ने तो देखा होगा एनेक्शर्स लगाते हैं। अगर आपको एक नोट बनाना है उसमें आपके साथ पीछे एक लंबी कहानी है तो आप उसको नोट के बीच में नहीं लिखते हो, आप बोलते हैं रेफर डिटेल्स एज पर एनेक्शर 1, रेफर डिटेल्स एज पर एनेक्शर 2। दैट एनेक्शर्स इन कंपनीज एक्ट कॉल्ड शेड्यूल्स। आपको डेप्रिसिएशन का पूरा लिखना है। आपने बोला कि कंपनीज है टू फॉलो अप्लाई द डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स, तो आप किस एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा आप उधर नहीं लिखोगे एक्ट के बीच में, आप बोलते हो रेफर शेड्यूल 3 फॉर द डेप्रिसिएशन। सिमिलरली यू टोल्ड कंपनीज आर सपोज्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंस स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3, आप उधर ही पूरा फॉर्मेट नहीं डालोगे। पीएनएल का फॉर्मेट ये रहेगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये रहेगा, स्टेटमेंट चेंज ऑफ का फॉर्मेट ये रहेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये रहेगा। उधर खिचड़ी नहीं बनाओगे। व्हाट यू विल सिंपली डू, यू विल टेल दैट कंपनीज आर सपोज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंस एज पर शेड्यूल 3 एंड व्हेन यू गो टू द शेड्यूल 3 आपको सारी चीजें वहां पर मिलेगी। सिमिलरली शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि वहां पे वो डिटेल्स में भी बाकी चीजें बोलता है कि जब आप अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करोगे आपको ईच क्लास ऑफ गुड्स का सेपरेट वैल्यूएशन करना है। रॉ मटेरियल का अलग से दिखाओगे, WIP वर्क इन प्रोग्रेस का अलग से दिखाओगे और फिनिश्ड गुड्स का अलग से दिखाओगे, और उसमें ये भी बताओगे कि आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर दी विद रिस्पेक्ट टू मेजरिंग द इन्वेंट्री। द कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी राइट हियर इज LIFO मेथड फॉलो किया, FIFO मेथड फॉलो किया, वेटेज एवरेज प्राइस फॉलो कर दिया। व्हाटएवर मेथड यू हैव फॉलोड यू नीड टू मेंशन दैट इन द notes to accounts and the
total carrying amount of inventories and its class appropriate to the enterprise. You need also mention that. The common classification of inventories is work in progress, finished goods, stock in trade, and raw materials, work in progress, finished goods, stores in trade, and spares and loose tools. इंशाल्लाह मैं लास्ट में आपको अपनी कंपनी की बैलेंस शीट दिखाऊंगा. I will show you how it disclose this. इन्वेंट्री को वैल्यू कितने पे करेंगे ये मैंने आपको बताया. इट विल वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल विच एवर इज लोअर एंड इट इज गवर्न्ड बाय द कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव अकाउंटिंग, जिसका दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. फाइन. चलो अब कॉस्ट का मतलब क्या होता है. जब मैंने से कि इस इन्वेंटरी को आपने वैल्यू करना है इसकी कॉस्ट पे. अगर मैं रॉ मटेरियल की एग्जांपल लूंगा, क्या मुझे आप बता सकते हो. अगर मैं सिंपल लूंगा रॉ मटेरियल, पहली बात मैं जो रेडीमेड गारमेंट से डील करता हूं उसके लिए जो कपड़ा है मैं सपोज सूरत से मंगा लेता हूं, तो उसके लिए क्या कॉस्ट आएगा. मेरे को जब वैल्यूएशन करने तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज माय कॉस्ट ना. तो कॉस्ट मेरा क्या बनेगा वहां पे, कोई बता सकता है आप में से. सर लाइक वी यूज द मशीनरी या थ्रेड जो उसमें लगे. मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल जा रहा हूँ. रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ. सर जैसे रॉ मटेरियल खरीदेंगे जो जैसे कपड़ा खरीदेंगे तो पैसा भी आएगा जो वहां पे लाने के लिए जो पैसे लगेंगे, मतलब जैसे फेयर वगैरह जैसे. let's bisect it. मैंने सूरत से ये कपड़े लाए, ये मुझे आइडेंटिफाई हो गया. फाइन. ये कपड़े मैंने सूरत से लाए तो इसका कॉस्ट क्या होगा जो मैंने क्रेडिटर को पे किया वहां पे, याद करना होगा. दैट इज द परचेज अमाउंट ना, जो बिल अमाउंट है, जो बिल पे अमाउंट है. मैं बोल रहा हूँ ये पूरा का पूरा रॉ मटेरियल अभी मौजूद है. मैंने 50 सपोज 50 क्या बोलते हैं उसको 100 मीटर का कपड़ा लाया. लेट्स अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. मैंने 100 मीटर का कपड़ा लाया, 1 मीटर मुझे 10 रुपए में पड़ा, तो मैंने उसके 10,000 रुपया दिया था. ठीक है. बट ये 10,000 का रुपये का क्या था, उसने जीएसटी लगा के मुझे दिया था 1180. ये जीएसटी है, इसमें 1180. अब मुझे बताओ whether my cost is 10,000 और my cost is 11,180. फिलहाल इतना ही बात करते, और कोई खर्चा नहीं लगा. रॉ मटेरियल लाया, दुकानदार के पास गए, सपोज सूरत से नहीं लाया, आप गए बटमालू, वहां से आपने होलसेलर से उठा दिया और आपने 11,180 में लिया. उसका ब्रेकअप ऐसा है 10,000 उसने कॉस्ट बोली और 180 उसने उस पर बोला कि 180 इज द जीएसटी, 1,180 जीएसटी. टोटल आप मुझे 11,180 दे दो. नाउ टेल मी व्हाट इज योर कॉस्ट. Is it 10,000 or is it 1,180? सर 1,180. किसी और साथी का कोई और ओपिनियन इस चीज को लेके. मैंने आपको जीएसटी के बारे में बोला था, नहीं बोला था. क्या आपको जीएसटी के बारे में पता है कि हाउ जीएसटी वर्क्स. ठीक है, इसको आप टैक्स की क्लास में डिटेल में डेस्टिनेशन, इट्स अ डेस्टिनेशन टैक्स. मैं उस जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब हर किसी गुड्स और सर्विस पे होता है. नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है, लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन इज, क्या जो जीएसटी एक दुकानदार जब वो खुद परचेज करता है क्या वो उसका कॉस्ट बनता है कि नहीं, क्या वो उसका एक्सपेंस. नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो नहीं बनेगा दोस्त. सर कस्टमर से वो चार्ज कर लेता है ना. कस्टमर से चार्ज कर लेता है और जो आगे पे कर दिया उसको क्या करता है. आपने सही बोला, वो आगे कस्टमर से चार्ज करेगा, बट जो मैंने पे कर दिया मैं उसकी बात करता हूं. क्या जो मैंने आगे पे कर दिया वो मेरा खर्चा है कि नहीं. और उसको आईटीसी मिलेगा ना सर. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि हाउ जीएसटी वर्क्स. इट्स द कंसेप्ट ऑफ आईटीसी इज फॉलोड इन जीएसटी. इसमें क्या होता है, अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मैं होलसेलर हूं, रिटेलर है और कस्टमर है. जब मैं रिटेलर हूं और मैंने होलसेलर से खरीदा तो होलसेलर मुझे ये 11,180 में देगा, और जब मैं कस्टमर को भेजूंगा, सपोज मैं उसको 15,000 में भेजूंगा, उसके ऊपर मैं 15,000 में जीएसटी लूंगा उसे. सपोज मैंने उससे 1,800 जीएसटी लिया. अब यहां पे क्या हुआ, मैंने होलसेलर को सपोज 1,200 जीएसटी दिया. ठीक है, तो इसका गवर्नमेंट बोलती है कि देखो टैक्स तुझे नहीं देना है, टैक्स तो कस्टमर को देना होता है. इंडायरेक्ट टैक्स जो अल्टीमेटली बियर करता है वो कस्टमर बियर करता है. बट द मॉडलिटी इज लाइक दिस कि क्या करना है, आपको दुकानदारों की लायबिलिटी है कि उनको कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है. तो यहाँ पे क्या है, होलसेलर के लिए जो कस्टमर है वो रिटेलर है
होलसेलर को बोलेगा तू बेचेगा भाई इससे टैक्स लेना, इसने 1200 से टैक्स लिया, होलसेलर बोलेगा सरकार को कि भाई मैंने इसको 10,000 की चीज बेची, मेरी सेल 10,000 है और तुम्हारे कहने पे मैंने 1200 इससे लिया, 1200 का क्या करना है, सरकार बोलेगी ये 1200 मुझे दे दो, ठीक है, सीतारामन बोलेगी कि ये मुझे दे दो, तो इसने क्या किया, 1200 सरकार को दिया, अपनी सेल 10,000 की। ये बंदा बोलेगा अरे मैंने तो उसको 1200 दिया, क्या करना है, ताई बोलेगी रुक जा बेटा, तू जब इस रिटेलर तू एक काम करना, कोई दिक्कत नहीं, तू रिटेलर से लेगा ना, उसको भी पूरा लेना टैक्स, जितना भी तू बेचेगा, 15,000 का बेचा तो 1800 लेना उससे टैक्स, सपोज ताई ने बोला ये रेट है 1800 लेना। अब बोलूंगा ताई क्या करना है, बोला ठीक है तूने 1200 उसको दिया था ना, ठीक है वो 1200 एडजस्ट कर ले, अब एक्स्ट्रा कितना लिया तूने कस्टमर से, 600 रुपया, वो मुझे दे दे। अल्टीमेटली सरकार को कितना मिला, सरकार को यहाँ पे मिला 600, यहाँ पे मिला 1200, कितना, वो 1800, वो 1800 किसने दिया, वो अल्टीमेटली कस्टमर ने दिया। जो दुकानदार होता है उसके लिए जितने भी टैक्सेस होते हैं वो टैक्स न्यूट्रल होता है, वो रेवेन्यू न्यूट्रल होता है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसको यहां से उठा के आगे गवर्नमेंट को देना है, जो बाकी ऑलरेडी दिया होता है उसको पे करना है, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट कहीं कहीं ऐसा होता है आपको आईटीसी नहीं मिलता है, तो द पॉइंट आउट हियर इज, अगर आपको आईटीसी मिलेगा, अगर आपको आईटीसी मिलेगा तो ये आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, बिकॉज ये तो आपको आगे वापस मिलेगा। बट अगर ये आईटीसी आपको नहीं मिलेगा तो ये आपका कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तभी लिखता है कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर देन दोज सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम टैक्सिंग अथॉरिटीज। अगर सब्सिक्वेंटली आपको मिलता है, जैसे मैंने अभी दिखाया था कि जब मैं कस्टमर से 1800 लूंगा, सरकार बोलेगा कि 1200 जो तू लिया था ना उससे, 1200 जो तू आगे दिया था ना वो रख ले, बाकी 600 मुझे दे दे, ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे को कितना देना पड़ा अपने जेब से, द आंसर इज टैक्सेस मुझे अपने जेब से कितना देना पड़ा है एज ए बिजनेसमैन, जीरो, बिकॉज 1200 वहां दिया था, इससे 1800 लेके 600 गवर्नमेंट को दिया, तो खुद तो अपने जेब से तो कुछ भी नहीं दिया, वो 1200 दिया था, वो 1200 यहां से एडजस्ट कर दिया, तो इट इज न्यूट्रल, तो आपको अपना कोई टैक्स नहीं लगेगा इस केस में, ये आपकी कॉस्ट नहीं बनेगी। बट अगर आपको नहीं मिलता है टैक्स क्रेडिट, जैसे मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारी ऑयल एंड गैस कंपनी जो है, हमारे जो मेजरली प्रोडक्ट्स है दे आर नॉट जीएसटी प्रोडक्ट, वो जीएसटी प्रोडक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम बनाते हैं पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, वो जीएसटी में नहीं आते। दिस आवर मेजर प्रोपोर्शनेट ऑफ द सेल्स, अराउंड 70-85%, 70 to 75% सेल्स हमारी यही प्रोडक्ट्स होती है, तो इतने का हमें क्रेडिट नहीं मिलता है। तो अगर हम 1200 का कोई चीज टैक्स पे करते हैं, हमें 1200 का क्रेडिट नहीं मिलता है, हमें 800 का क्रेडिट मिलता है, उस केस में हमारे लिए वो जो 400 है जो हमें क्रेडिट नहीं मिला, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट। मेक सेंस? तो रॉ मटेरियल क्या आएगा, प्लस अगर आपको इसमें फ्रेट लगा, आपने अपना जो आपका दुकान है वहां तक लाने में जितना भी किराया लगा, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अगर आपको मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए कॉस्ट लगा, तो दैट आल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। एक तो जैसे रॉ मटेरियल आया, प्लस इस पे जो लेबर लगी वो, प्लस इस पे कुछ और डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, बटन लगा, थ्रेड लगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ लगे इस पे, जैसे मैनेजर है वहां पे, फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, उसके ओवरहेड्स, जब आप कॉस्टिंग पढ़ोगे वहां पे आपको शुभम सर इसको डिटेल में पढ़ा देंगे पूरा कॉस्टिंग। द पॉइंट आउट हियर इज ऑल द कॉस्ट व्हिच आर इन्वॉल्व्ड in bringing the inventory to the present location and condition become the part of the cost of the inventory. Fine? मम्मा से ज्यादा तेज बना? No, sir. सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे जी सर, जो आपने बोला ना, मतलब जीएसटी से पहले जो टैक्सेस लगते थे, तो क्या वो भी कस्टमर को ही, मतलब वो भी कस्टमर के बेसिस पे, मतलब वो एंड कस्टमर को पहुंचते थे कि जीएसटी से पहले जो टैक्सेस लगते थे, जैसे मैं बोलता था जीएसटी से पहले क्या होता था, क्या आज की डेट में अगर कोई गुड्स है जिन पे जीएसटी नहीं लगता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, इसमें क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है, तो इस केस में क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी का एक्साइज एक्ट में क्रेडिट मिलता है। कि द फंडा इज वेरी सिंपल, हाउ दैट वर्क्स इज, पहले मैं बताऊंगा जीएसटी से पहले क्या होता था, आपको उनका टैक्सेस का क्रेडिट मिलता था, बट द रूल वाज एक्साइज ड्यूटी का एडजस्टमेंट एक्साइज ड्यूटी के साथ होता था, वैट का एडजस्टमेंट वैट के साथ होता था। अब जीएसटी के बाद क्या है, जीएसटी का एडजस्टमेंट जीएसटी के साथ हो जाएगा। अगर आपके पास एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी का मिक्स नहीं हो सकता है, मतलब एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट यू कैन नॉट यूज टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द जीएसटी। अगर आपने पे करते वक्त एक्साइज ड्यूटी पे किया, लेते वक्त जीएसटी ले रहे हो कस्टमर से, तो इस केस में क्या होगा, वो एडजस्ट नहीं होगा। मेक सेंस? मैं वही बात बता रहा हूं, इंडियन ऑयल के केस में क्या है, हम जो पेट्रोल डीजल है ना, हमारे सब प्रॉब्लम क्या है, हम बना रहे हैं पेट्रोल डीजल, फाइन,
जब पेट्रोल को मैं बेचूंगा मैं कस्टमर से क्या लेता हूं, एक्साइज ड्यूटी और वैट, ठीक है। तब एक्साइज ड्यूटी और वैट कस्टमर से लूंगा। अब दिक्कत क्या है मेरे पास, जब मैं परचेज करता हूं चीजें, तो मैं परचेज करके वो क्या देता हूं, जीएसटी देता हूं। तो जीएसटी बोलता है मैं तेरे को, तू जीएसटी का क्रेडिट तभी दूंगा, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या बोलता है, क्रेडिट जीएसटी का तभी दूंगा जब मुझे तुम सेल्स पे जीएसटी देखो, जबकि मैं सेल्स पे एक्साइज ड्यूटी और वैट लेता हूं। तो दे आर टू डिफरेंट टैक्स, तो मुझे उसका जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है और मेरे को लॉस हो जाता है, वो तब मेरा पार्ट ऑफ द कॉस्ट बनता है। पुराने जमाने में देयर यूज्ड टू बी दी सेनवेट रूल्स, वहां पे पूरा लिखता है एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट आपको एक्साइज में मिलेगा, वैट का क्रेडिट वैट में मिलेगा, बाकी किसी का क्रेडिट वहां मिलता है। जिसका क्रेडिट आपको भी क्या ध्यान रखना है, जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर कॉस्ट, जिसका क्रेडिट मिलेगा दैट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। फाइन, ओके सर, क्लियर। फ्रेट इनवर्ड्स का मतलब क्या होता है, दुकान तक लाने का खर्चा, दैट्स फ्रेट इनवर्ड्स। एंड अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली अट्रिब्यूटेड टू द एक्विजिशन दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ परचेज। अगर कुछ ट्रेड डिस्काउंट्स है, रिबेट्स आपको मिले, ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिले या सिमिलर आइटम्स मिले हैं, वो आपको कॉस्ट से लेस करना पड़ेगा। अगर आपको ये डिस्कस होता है अपना क्रेडिटर के साथ कि अगर आप कितना माल लोगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, तो वो जो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया वो आप लास्ट में अपनी कॉस्ट में से लेस करोगे। हो सकता है अभी आपने 1 लाख कर लिया, बाद में उसने टोटल करके बोला कि आपको इतना टोटल परचेज था, इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 50,000 का उसने आपने क्रेडिट दे दिया, तो वो 50,000 आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट से लेस करना है। इसी तरह से ड्यूटी ड्रॉबैक्स का फंडा क्या होता है, अगर आपने अभी ड्यूटी पे कर दिया, गुड्स पे टैक्सेस पे कर दिए और बाद में इसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो उस वक्त आपको वो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, तो आपको वो ड्यूटी का रिफंड मिलता है। अगेन दैट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, ठीक है। बाकी ये एग्जांपल पढ़ लेना, ये मैंने समझा दिया आपको। अकाउंट्स में ऐड होते हैं। प्लीज रिपीट करो, मुझे आपको क्वेश्चन पूरा सुनाई नहीं दिया। सर ट्रेड डिस्काउंट्स है ना सर, ये अकाउंट्स में ऐड होता है। देखो जो आप वो बोलते हो ना, वो एक दूसरी चीज होती है, ये वो वाली बात नहीं हो रही है। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, आप क्या बोलते हो। 10,000 का एमआरपी है, यस सर, 10,000 का एमआरपी है, वो क्या करता है, मुझे ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 10%, 1,000 रुपया, और अल्टीमेटली मुझे 9,000 में पे करना पड़ता है, ठीक है। 9,000 सेलिंग प्राइस होता है, इस केस में तो मेरी कॉस्ट 9,000 ही है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको दूसरा चीज बताता हूँ, वो बोलता है कि ठीक है नॉर्मली आपको ट्रेड डिस्काउंट 10% मिलता है, तो 9,000 हो गया आपका कॉस्ट। बट अगर आप पूरे साल में 1 लाख की परचेज करोगे हमसे, तो आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 15% होगा। यहाँ पे मैं दोस्त कितना डिस्काउंट, कितना परचेज किया, 10,000, तो ना मुझे पता है कि मैं 1 लाख क्रॉस कर पाऊंगा, ना मेरे सेलर को पता है, तो इस केस में वो मुझे डिस्काउंट कितना देगा, 10,000। आपने रिकॉर्ड कितने में किया, 9,000। अगली बार आपने 20,000 का किया 18,000 में, तो आपने रिकॉर्ड कितना किया, 18,000। अगली बार फिर आपने 50,000 का किया 40,000 में, जस्ट गिव इन एग्जांपल, तो आपने कितने में रिकॉर्ड किया, 40,000। साल के बाद जब हिसाब करते हैं आपका 1 लाख से ऊपर गया, जो ही 1 लाख से ऊपर गया तो उसको अभी तक की जितने बिल्स थी उसमें 5,000 आपको और डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो लास्ट में आपको एक्स्ट्रा 5,000 ट्रेड डिस्काउंट देगा, तो लास्ट में आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना दोस्त। समझ आई बात। अभी तक तो आपको नहीं पता था, तो आपने पूरा पे अकाउंटिंग किया था, बाद में आपको ईयर एंड में पता चला कि आपको फर्दर इतना रिबेट मिला, तो उसके साथ आप क्या करोगे, उसको आप कॉस्ट से लेस करोगे। यू टेल इट एज ट्रेड डिस्काउंट आल्सो, यू टेल इट एज रिबेट आल्सो। अगर नेट में ट्रेड डिस्काउंट है तो डेफिनेटली आप 9,000 में अकाउंटिंग कर रहे हो, तो कॉस्ट से लेस करने का बात ही नहीं, तो पहले ही लेस होता है। बट बाद में अगर उसने आपको ये डिस्काउंट दिया, कंसीडरिंग द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज व्हिच यू हैव मेड इन द ईयर, देन वो एक्स्ट्रा क्रेडिट आपको दे देगा, क्रेडिट नोट दे सकता है, रिफंड कर सकता है, देन यू हैव टू एडजस्ट दैट इन द कॉस्ट। उधर ये आ जाएगा कि आप उसको अदर इनकम लोगे कि कॉस्ट से लेस करोगे, वो आप कॉस्ट से लेस करोगे, ठीक है। कॉट में पॉइंट दोस्त, जिसने ये क्वेश्चन पूछा था समझ आया ना आंसर। भाई जवाब ही नहीं दे रहा, मेरी आवाज आ रही है ना दोस्त, समझ आ गया ना। बाकी सबको समझ आया, उनकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर, यस सर, वॉइस ब्रेक हो रही थी। अच्छा ठीक है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मैंने बता दिया कि यार रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड बनाने तक जो अगर कन्वर्जन का कॉस्ट लगेगा दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, ठीक है ना। जैसे डायरेक्ट लेबर है, यार मुझे शर्ट बनानी है, मुझे वो जो सिलाई करता है मास्टर, उसका जितना भी सैलरी होगा दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, ठीक है।
उसके बाद अदर कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो होते हैं, ये डिटेल में आप कॉस्टिंग वाले लेक्चर पढ़ोगे वो आएगा। मगर एक चीज आपने ख्याल रखा है, जो इंटरेस्ट है, अगर मैंने लोन पे पैसा लिया है फैक्ट्री बनाने के लिए, उस सब चीज के लिए, तो वहां पे जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं वो इंटरेस्ट का पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं बनेगा, ठीक है ना। बट अगर कोई चीज है उसको प्रोड्यूस करने में 1 साल से ज्यादा टाइम लगता है, सब्सटेंशियल टाइम लगता है, उस केस में बोरोइंग कॉस्ट विल बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी। जैसे मैंने एसेट में देखा था कि जो बोरोइंग कॉस्ट है, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए लगता है तो उसका बोरोइंग कॉस्ट विल आल्सो बिकम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। सिमिलरली इन्वेंटरी में जो इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट विल नॉट बिकम कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। मतलब अगर आपने वर्किंग कैपिटल लिया, उस पर पैसा लिया है, आपको सब कुछ कर रहे हो और आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई ये जो लोन लिया है मैंने, ये इन्वेंट्री के लिए लिया मैंने, तो इसका मैं क्या करूंगा कि जो इन्वेंट्री पे मुझे, जो लोन पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा, दैट विल आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। द आंसर इज नो, वो इंटरेस्ट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री, बिकॉज उसको इन्वेंट्री को रेडी टू यूज करने लाने में कोई खर्चा नहीं होता उसका, वो तो आपका फाइनेंसिंग डिसीजन है कि आप लेवरेज ले रहे हो उस चीज का, तो दैट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री। बट इफ देयर इज एन इन्वेंट्री व्हिच टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, और उसके लिए आप लोन ले रहे हो रॉ मटेरियल के लिए, फॉर एवर रीजंस, तो उसका इंटरेस्ट कैन बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेंट्री। जैसे एग्जांपल है वाइन जो बनाता है ये लोग, देयर इज दिस कांसेप्ट ऑफ ओल्ड वाइन जिसको बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए अगर वो कंपनी इंटरेस्ट ले रही है, दैट कैन बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट वाइन, ठीक है। सर तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि मतलब जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर एग्जांपल लोन लेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर कोई इन्वेंट्री ऐसी है जिसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, सपोज 1 साल से ज्यादा टाइम उसको लगता है, उस केस में वहां पे अगर आपने कोई इंटरेस्ट लिया है, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। नॉर्मल केस में अगर आप लोन ले रहे हो, उस पे इंटरेस्ट दे रहे हो, वो आपको पीएनएल में खर्चा जाएगा। मगर अगर आपने क्या किया, आपकी इन्वेंट्री वो ऐसी इन्वेंट्री है विच टेक सब्सटेंशियल टाइम, तो उस केस में अगर आपका कोई लोन है, वो इंटरेस्ट विल बिकम पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री, अगर वो उसके लिए एट्रीब्यूटेबल लोन है। पहले ये भी देखना पड़ेगा लोन उसके लिए है कि नहीं है, ठीक है। सर इसका कोई एग्जांपल दे दीजिए सर। दोस्त मैंने इतना बड़ा एग्जांपल दे दिया, पढ़ लो, इधर लिखा भी है। आई डोंट वांट टू टेक इट्स नेम पर से, बट आपको पता ही है, देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ ओल्ड वाइन जिसको बनाने में 1 साल से ज्यादा लगता है, जितनी वो पुरानी होगी उतना टाइम होगा। सपोज आई डोंट नो द प्रोसेस, सपोज एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाइन है जिसको बनाने में 3 साल लगते हैं। यस सर। तो उसमें क्या है, सिंस इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, 1 साल से ज्यादा टाइम लेती है, इट क्वालिफाइज एज अ क्वालिफाइंग एसेट। तो उस केस में अगर इसके लिए आपने, इस इन्वेंट्री के लिए आपने लोन ले लिया है, तो उसके इंटरेस्ट के लिए जो है वो आप इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बना सकते हो। समझ आया कि मैं दोबारा से समझाऊं? यस सर, थैंक यू सर। नॉर्मल फाइनेंस में अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वर्किंग कैपिटल या किसी चीज पे, इन्वेंट्री के लिए आपने लोन ले लिया, सीसी लिमिट ले लिया, उसका इंटरेस्ट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। मगर अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री है जिसको बनाने में ही 1 साल से ज्यादा टाइम लगता है, तो उस केस में उसके लिए जो खर्चा आपको जाएगा, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री, ठीक है। यस सर। यहां तक ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें हैं व्हेन यू डू दिस कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें आपको ख्याल करना है कुछ चीजों को, जहां पे आपको हो सकता है फील आएगा कि यार ये भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बनना चाहिए, बट वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आपने नहीं बनाना है, ठीक है। उसको आपने एक्सक्लूड करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। वन इज एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ wasted material, labor or other production work will not become part of the cost of inventory. Let me show it with an example, ठीक है। यस सर। समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं आपको यूजुअली आप डील करते हो, आप बनाते हो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड, ठीक है, ठीक है।
100 केजी का रॉ मटेरियल लगाते हो, आपको 90 केजी का आउटपुट बनता है, ठीक है। मतलब 10 केजी जो है Yes, ना, sir. वो लॉस होता है, मतलब वो लॉस होता है, लॉस होता है। ये सपोज आपका एबनॉर्मल में, इंडस्ट्री में ये नॉर्मल मानता है कि भाई नॉर्मल लॉस तो इतना होगा ही होगा, पूरा नहीं आएगा, ठीक है ना, इसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं। जो नॉर्मल लॉस होता है दैट बिकम्स पार्ट Yes, ऑफ द sir. कॉस्ट ऑफ गुड्स। मतलब क्या है, ये 100 केजी का कॉस्ट अगर 10,000 है आपका, ठीक है, 100 केजी रॉ मटेरियल का कॉस्ट 10,000 है, तो आप बोलोगे 90 केजी के लिए जो है आपका जो खर्चा है वो पूरा 10,000 है, ठीक है। ये पूरा 10,000 इस 90 Yes, केजी के sir. लिए खर्चा है, बिकॉज ये 10% जो लॉस हो गया वो नॉर्मल लॉस है। तो आप ये जो पूरी कॉस्ट है 10,000, इसको आप एलोकेट करोगे इस 90 केजी पे, तो अराइव एट पर केजी कॉस्ट आपकी कितनी बनती है ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। समझ आई बात? तो अराइव एट, आपने Yes, 100 sir. केजी का रॉ मटेरियल लगा के 90 केजी का आउटपुट बना दिया। अब आपने बोला कि पर केजी ऑफ आउटपुट का कॉस्ट कितना है, तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, वो 10,000 का पूरा आपने नॉर्मल कॉस्ट मानना है, फाइन। बट हो क्या रहा है, आपका आ गया निकम्मे ऑपरेटर, आपके आगे निकम्मी लेबर, जो कॉस्ट जो सही से काम नहीं कर रहे हैं। पता चला कि उन्होंने क्या कर दिया, पता चला कि उन्होंने क्या किया, 100 केजी में से 80 केजी ही बना दिया। तो अब आप नहीं बोल सकते हो कि 80 केजी की कॉस्ट 10,000 डिवाइड बाय 80 आया। समझ आई बात? आप ये नहीं बोल सकते, बिकॉज आपने जो एक्स्ट्रा 10 केजी लॉस कर दिया, दैट इज एबनॉर्मल लॉस, दैट विल नॉट बिकम कॉस्ट ऑफ योर गुड्स। फिर तो आप कुछ भी करोगे तो आप सारा गुड्स में लॉस करोगे, जो आपका एबनॉर्मल इनएफिशिएंसी जो है वो तो दिखेगी नहीं, पिक्चर में नहीं दिखेगी। तो जो आपका एबनॉर्मल लॉस है वो आपका पार्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं बनेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, Yes, sir. आपका यूजुअली क्या बनता है 10,000 डिवाइड बाई 90, तो पर यूनिट कॉस्ट आपका इतना आता है। Yes, sir. तो इस केस में 10,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 80, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। बाकी जो बचा 10,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 80 माइनस करके जो बचा आउट ऑफ 10,000, दैट विल बी योर एबनॉर्मल लॉस, दैट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। तो क्या आपको ये समझ आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Yes, sir. मैं दोबारा रिपीट करूं, अगर 10,000 का खर्चा करके आपको 100 केजी में से 90 केजी बनता है, तो आप कॉस्टिंग कैसे करते हो, आप ये पूरा का पूरा 10,000 इस 90 केजी पे एलोकेट करते हो। आप बोलते हैं 10,000 डिवाइड बाई 90, दैट इज माई पर यूनिट कॉस्ट, पर केजी कॉस्ट, फाइन। उस तरह से आप कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालते हो। बट अगर आप ये 10 केजी जो लॉस था वो नॉर्मल लॉस था, इंडस्ट्री में ये माना जाता है इतना परसेंट लॉस तो होगा ही, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट होता है। बट सपोज आपने अब 80 केजी बनाई, इट मींस क्या हुआ, आपने काम अच्छे से किया नहीं, आपकी लेबर ने, वो निकम्मी लेबर थी, तो जो इनएफिशिएंसी थी उनकी, दैट विल नॉट गेट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अदरवाइज फिर आपके चेक्स एंड बैलेंसेस हिल जाएंगे, आप सही पिक्चर नहीं बता रहे हो, आपको ये दिखाना पड़ेगा आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो इन दैट केस व्हाट यू विल से, आपकी पर यूनिट की नॉर्मल कॉस्ट है 10,000 डिवाइड बाय 90, इस वक्त आपने 80 बना दिया, तो 10,000 डिवाइड बाय 90, सपोज दैट इज 11 रुपीज into 80, that is 8,800. तो 8,800 is your cost of those 80 kgs. बाकी 1,200 जो है it reflects the abnormal loss, जो 10 kg का लॉस होगा, 10 इंटू सपोज 1100 1200 करके वो आगे 12,000 का लॉस, 1200 का लॉस वो आप ऐसे एबनॉर्मल लॉस पीएनएल में बुक करोगे, दैट विल नॉट बिकम कॉस्ट ऑफ द गुड्स। अगर आप ऐसा करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो आपका जीपी गलत हो जाएगा, जबकि वो 1200 का एबनॉर्मल लॉस नीचे पीएनएल में आना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. जो स्टोरेज कॉस्ट है, अगर आपकी स्टोरेज कॉस्ट है वो भी आपका पार्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं बनेगा। सपोज आपने गोदाम लिया है, उस गोदाम का आपका रेंट होता है, तो क्या आप बोलोगे कि जो मेरा जो गुड्स है उस पे जो रखने का कॉस्ट मुझे आ रहा है वेयर हाउस का, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द गुड्स? द आंसर इज नो। वेयर हाउस हो, गोदाम हो, ये सब जो है ये आपको बिजनेस के लिए जरूरी है, बट इन्वेंट्री की वैल्यू एडिशन ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में इन्वेंट्री का जो स्टोरेज कॉस्ट है दैट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री। बट अगर वो स्टोरेज जरूरी है प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए या फर्दर प्रोडक्शन स्टेज के लिए, तो उस केस में क्या होगा, दैट स्टोरेज कॉस्ट विल बिकम द पार्ट ऑफ द गुड्स। अगेन गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ द वाइन, वो वाइन बनाने में सपोज आपको 2-3 साल लगते हैं, तो उस केस में आपको बड़े बड़े टैंकर्स में स्टोरेज यार्ड्स में रखना पड़ेगा, तो वहां पे जो आपका किराया जाएगा दैट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दोस गुड्स ना। वो गुड्स को सेलिंग कंडीशन में लाने के लिए वो खर्चा करना जरूरी है,
तो उस केस में वो स्टोरेज कॉस्ट विल बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स. So the idea behind is for those goods, whatever cost is required to make those goods in the saleable condition will become part of the cost of the goods. ठीक है? यहां तक ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो होते हैं दैट डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स. अगर मेरा जनरल मैनेजर है, ऑफिसर है ऑफिस में, तो उनका खर्चा जो है वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा. ठीक है? और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी जो है, इन्वेंट्री को बेचने में अगर आपको कोई खर्चा लगता है तो वो पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं है. दैट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पीएनएल में जाएगा. ये सब मैंने आपको बता दिया. नेट रियलाइजेबल वैल्यू मैंने आपको बता दिया. नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, जो कि डब्ल्यूआईपी के केस में आता है, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल्स, जो आपको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. दिस ऑल बिकम, जब इनको माइनस करते हैं तो यू गेट द फिगर ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू. अब इन्वेंट्री को आप रिकॉर्ड कैसे करोगे? मैंने आपको कल बता दिया था कि टू काउंट द इन्वेंट्री हमारे पास दो तरीके. एक तरीका क्या है, हम फिजिकली काउंट करेंगे. फिजिकली काउंट करेंगे इन्वेंट्री को. उस दिन जाएंगे 31 मार्च को दुकान बंद करके उस फिजिकल इन्वेंट्री को काउंट करेंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गुड्स आ जाएगा. दैट विल बी स्टॉक. उसको मल्टीप्लाई करोगे रेट चाहे आप FIFO से लोगे, लिफो से लोगे, जैसे लोगे. ठीक है? तो इंटू करके आपको क्लोजिंग स्टॉक आएगा. तो वन ऑफ द तरीका ऑफ मेंटेनिंग द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स इज, उसको बोलते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या करते हैं, एक्चुअल फिजिकल काउंट लेते हैं 31 मार्च को, या जब भी लेना है किसी पर्टिकुलर डेट पे आप क्या करते हो, इन्वेंट्री को फिजिकली कैलकुलेट करते हो. इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. ठीक है? बट इसमें दिक्कत क्या है, अगर बिजनेस छोटा होगा तो आप इसका सोच सकते हो, बट अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो आप इसका नहीं सोच सकते हो, बिकॉज इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ठीक है? इसमें दूसरा दिक्कत क्या है कि जब आप फिजिकली कैलकुलेट करोगे 31 मार्च को, तो आपको दिखेगा कितना इन्वेंट्री बचा है. तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपका लॉस हुआ, चोरी हुआ है, नहीं हुआ है, बिकॉज आप एज्यूम करो ये बचा हुआ माल है, बाकी सब बेचा है. बिकॉज वहां आप सेल करने पे और परचेज करने पे फिर कोई कंट्रोल नहीं रख रहे हो कितने गुड्स बेचे क्वांटिटीज में. तो आप फिजिकली कैलकुलेट करते हो मेरे पास कितना बचा है. तो अगर कुछ चोरी वोरी हुआ वो आपको अलग से पता नहीं चलेगा, बिकॉज आप ये रिकॉर्ड नहीं रख रहे हो कितना बेचा, कितना सेल परचेज किया, कितना सेल किया क्वांटिटीज में. वो रिकॉर्ड नहीं रख रहे हो, मजबूर हो रहे हो लास्ट डेट पे कैलकुलेट करने के लिए कितना बचा है. अगर कुछ चोरी हुआ है वो पता नहीं चलेगा. दूसरा है परपेचुअल. परपेचुअल रिकॉर्ड इन्वेंट्री का मतलब क्या है, आप पूरा बुक्स में रखते हो, रिसीट का रिकॉर्ड करते हो, जो फिर आपका सेल हो गया उसका करते हो, और बैलेंस शीट फिर एज्यूम करते हो कि ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है. ठीक है? तो इसमें कैसे बनेगा आपका परपेचुअल हिसाब में, कैसा बनेगा, आप लेजर बनाओगे, रिकॉर्ड बनाओगे, रिकॉर्ड भी बनाओगे. अब सॉफ्टवेयर होगा तो वो सॉफ्टवेयर में कैप्चर करेगा, नहीं तो मैनुअली होगा. तो इसमें क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक सपोज 100 था, रिसीट करोगे 200, कितना हो गया 300. फिर बोलोगे सेल कितना किया, सेल 150 किया, बैलेंस कितना बचा 150. फिर ये 150 इधर आएगा ओपनिंग. फिर कितना रिसीट किया, 50 रिसीट किया, तो टोटल कितना हुआ 200. अब कितना सेल किया, 30 सेल किया, बैलेंस कितना बचा 180. इस तरह से आप रिकॉर्ड रखते हो. अब इस केस में क्या होगा, आपको बुक्स में दिखेगा इतना है, तो आप इसको फिर इनटू रेट करोगे. बट इसका भी दिक्कत क्या है, फिजिकली इतना है कि नहीं है वो पता नहीं चलेगा. वो फिजिकली कब पता चलेगा, जब आप फिजिकली काउंट करो. तो हाउ वी यूजुअली डू, हाउ बिग बिजनेसेस डू, दे फॉलो दिस परपेचुअल इन्वेंटरी वैल्यूएशन सिस्टम. इसमें हम क्या करते हैं, आप मैनुअली होगा तो ऐसे करोगे, आज के डेट में मैनुअल की जरूरत नहीं है, आपके पास अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं. जब भी आप परचेज करते हो आप क्वांटिटी इंटू रेट डालते हो, जब भी आप सेल करते हो आप क्वांटिटी इंटू रेट डालते हो, और उसमें पर्टिकुलर आइटम चूज कर रहे हो. भाई जैसे मैंने मेडिसिन का टिपिकल एग्जांपल दिया था, क्रोसिन लाई तो क्रोसिन डाल देता है, और जब बेच देता है तो देखता है क्रोसिन मैंने कौन से बैच वाली बेची. इस तरह से उसको कभी भी पूरा पता चलता है मेरी इन्वेंट्री कितनी बची हुई है. दैट इज एज पर सिस्टम उसको पता चल रहा है. अब वो फिजिकली उतना है कि नहीं वो पता नहीं चलेगा, बट यस वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ वैल्यूइंग द इन्वेंट्री. तो उसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम. ठीक है, समझ आया? तो पीरियडिक में क्या करते हैं, पीरियडिक में फिजिकली वेरीफाई करते हैं, परपेचुअल में आपको बुक्स से रिकॉर्ड से लिखता है. तो
पीरियडिक इन्वेंट्री क्या बोलता है? दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट अ पर्टिकुलर डेट। ये आपको पर्टिकुलर डेट पे पता चलेगा, और ये प्रोवाइड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन, तो कभी भी आपको पता चल जाता है इस चीज में, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम से आपको पता चल जाता है रेजिडुअल फिगर, और यहाँ पे आपको कॉग्स निकालने के लिए ये सब चीजें आती है। ये थ्योरी पढ़ लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मैंने आपको बता दिया था कि आप इजीली आप उसमें क्या करोगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसका बिल लेके वहां पे वो कर दोगे, ठीक है। सपोज इलस्ट्रेशन नंबर 1, सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स PQR। उसके पास 3 तरह के गुड्स है PQR विच आर नीदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल, मतलब P और Q एंड R आपस में इंटरचेंजेबल नहीं है। नाउ टेल मी, at the end of the financial year the historical cost and NRV of items are given below, determine the value of closing stock। इसमें आपको क्या करना होता है, जो आपको ख्याल रखना है, when you value the closing stock आप आइटम बाय आइटम करते हो। जब आप P को वैल्यू करोगे तो आप बोलोगे P का हिस्टोरिकल कॉस्ट है 38, P का NRV है 42, तो कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 38 कॉस्ट और NRV whichever is lower। Q का हिस्टोरिकल कॉस्ट है 29, उसका NRV है 29, कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट और NRV whichever is lower, दोनों में बराबर है 29। R का हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है? 17, और NRV कितना है? 14, कितने में रिकॉर्ड करेंगे? 14। टोटल इन्वेंट्री का कॉस्ट है 8 और अकू 5 तक 7, तो 71 lakhs इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। गलती क्या हो सकती थी किसी वजह से? 2 चीजें ख्याल करनी है आपने। एक, ये कॉस्ट और NRV देखना है, बट कॉस्ट और NRV जो आपने देखना है वो आपको कैसे लेना है? आइटम बाय आइटम लेना है, ऐसे टोटल नहीं करना है, PQR पूरा टोटल नहीं करना है। अगर टोटल करोगे ऐसे तो आपका गलत आएगा। नाव तो शुरुआत नाव तो 7 5 7 8 ये 84 आएगा। नाव से का 15 4 7 तो 85 होगा। ऐसे करोगे तो आप बोलोगे 84, बट वो गलत होगा। यू हैव टू डू इट और आइटम बाय आइटम वाइज, फिर आपको कैलकुलेट करना है। ये 81 आएगा, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट 5 तक 71 आएगा, ठीक है। नाउ तो 7 और अको नहीं 81 आएगा, ठीक है। तो आपको जो करना है कैलकुलेट, वो आपको आइटम बाय आइटम करना है, ठीक है। अब फीफो मेथड, फीफो में क्या है? जो पहले आया वो पहले गया, ठीक है। यस सर। जैसे दिसंबर 4 को आया, अब ये देखो पूरा आ रहा है, ठीक है ना। अब इस मंथ में क्या हुआ है? 1600 यूनिट्स चले गए टिल 18 दिसंबर। कैलकुलेट द वैल्यू। अब क्या हुआ इस मंथ में? दूसरा एग्जांपल देखो, 1600 के आपके गुड्स आए क्वांटिटी, ठीक है ना। 1600 के आपके पास क्वांटिटी आई, 2600 की क्वांटिटी आई, 1600 के चले गए, बचे कितने पीछे? 1000। 2600 का आया था, 1600 चला गया, बचा 1000, तो 1000 का आपने कॉस्ट निकालना है। अगर आप बोलोगे कि फीफो मेथड फॉलो करेंगे तो आप क्या बोलोगे? जो बचा होगा वो कौन सा बचा होगा? सर लास्ट वाला बचा होगा ना। लास्ट वाला बचा होगा। तो लास्ट में क्या बचा? 800 ये होगा, 200 ये होगा, तो कॉस्ट कितना होगा? 800 इंटू 47 प्लस 200 इंटू 60। यस सर। ठीक है। अगर यही चीज लीफो मेथड से होती तो क्या बोलते? सपोज पूरे दिसंबर में, तो तब क्या होता? तब बोलते कि भाई जो पहले के बचे हैं 1000 वो होंगे, तो क्या होगा? ये पूरा 900 होगा और इसमें से 100 होगा, तो 900 इंटू 50 प्लस 100 इंटू 55, दैट इज लिफो मेथड, ठीक है। तो लिफो में ज्यादा टाइम जाया नहीं करना है ना, आ जाएगा करना। यस सर। ठीक है। ये देखो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, हमने रिसीव किया 900 इंटू 50 45,000, इश्यू कुछ नहीं किया, बैलेंस इन्वेंट्री इतना आया। फिर क्या किया? 5 दिसंबर को क्या हुआ? लिफो मेथड से अगर फॉलो करना है 500 इश्यू किया, तो 500 इश्यू किया, किस प्राइस का किया होगा? 50 का किया होगा, तो पीछे क्या बचेंगे? 400। तो 10 को क्या किया? और 400 इश्यू किया, अब क्या बचा आपको? ये 400 बचा 50 रुपए वाला, ये 400 बचा 55 वाला, अब 300 और आया, तो अब क्या हुआ? वो 450 वाला, वो 455 वाला, वो 355 वाला, फिर आप बोलोगे 200 आया, तो पूरा रिकॉर्ड।
अब क्या गया 200 गया, तो 200 कौन सा वाला गया 60 वाला गया, 300 कौन सा गया ये 55 वाला, 100 कौन सा गया ये 55 वाला, तो बचा क्या पीछे ये 400 बचा 50 वाला, ये 400 में से 300 बचा बिकॉज आप लिफो मेथड फॉलो कर रहे हो। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल वर्क। ठीक है, सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज का तरीका क्या है, आप ना फीफो कर रहे हो ना लिफो कर रहे हो, तो उसमें आप क्या होगा, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल थी, आप सिंपल बोलोगे कि भाई मेरे पास कितना बचा है सामान लास्ट में, तो आप क्या बोलते हैं जितना भी मेरे अभी तक गुड्स था क्वांटिटी इंटू रेट प्लस क्वांटिटी इंटू रेट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, वो आपका इनका एवरेज प्राइस आता है, डिवाइड कितना बचा है वो आपको फिर आ जाता है। ठीक है, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल को लेके इसने बोला था द सिंपल एवरेज इन दिस क्वेश्चन विल बी 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47 डिवाइड बाय 5, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट आती 53.4, तो आपके पर यूनिट कॉस्ट क्या आती है ऑन एन एवरेज 53.4। अगर आपके 1000 बचे तो आप 1000 इंटू 53.4 बोलते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज में क्या होगा, अब यहां पे क्या है ना, यहां पे सिंपल एवरेज में आप बहुत गलत करते हो, आप बोले कि भाई मेरे पास जितने भी बचे आप उनकी एवरेज कॉस्ट लेते हो, बट इसमें क्या है ये 300 आइटम थे 50 के, 400 आइटम थे 55 थे, तो आप अगर सबका एवरेज प्राइस कर रहे हो वो सही नहीं आता है। वेटेड एवरेज में क्या होगा 400 इंटू 50 प्लस 300 इंटू 55, इस तरीके से वेटेड एवरेज निकलेगा। समझ आई बात, सिंपल मैथमेटिक्स है। आई होप मुझे इस पर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें वेटेड एवरेज प्राइस करता है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है। ठीक है ना, यस आई विल शो यू लाइक दिस। 900 आया 500 गया, कितना बचा पीछे 40, 400 बचा 50 रुपए में। ठीक है, अब 400 आया, अब आप क्या बताओगे 400 प्लस 400 कितना हो गया 800, प्राइस क्या बताओगे 50 बोलोगे 55 बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप इस केस में कैसे निकालोगे कॉस्ट, आप बोलोगे कॉस्ट कितनी निकालोगे पर यूनिट की, देखो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे ये कितने का बचा था पीछे, ये 20,000 का बचा था, पहले में 20,000 का बचा था ना, ये देखो 45,000 का लाया था टोटल माल, उसमें से 25,000 का बेचा, तो पीछे कितना बचा, ये तो रेट जितने में परचेज किया था वही रेट है, तो पीछे कितना बचा 20,000 का बचा। अब आपने क्या बोला 22,000 का और लाया, 20,000 प्लस 22,000 कितना हुआ 42,000, तो रेट क्या बनेगा, अब रेट बनेगा 42,000 डिवाइड बाय 80 दैट इज 52.5। तो आपने क्या इनका वेटेड एवरेज प्राइस निकाला, आपने इन दोनों का क्या किया वेटेड एवरेज प्राइस। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है, यस सर। यस सर। अभी आवाज आ रही है, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, हाउ टू अराइव एट कॉस्ट इन वेटेड एवरेज। आप क्या करोगे, यहां पे 45,000 के गुड्स लाए थे, 25,000 के बेच दिए, कितना बचा था 20,000, अब आपने 22,000 के और गुड्स लाए, ये यहां पे 50 रुपए के पड़े थे, ये 55 के पड़े थे। वेटेड एवरेज में आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज में क्या करोगे, आप बोलोगे टोटल वैल्यू कितना आया 20,000 ये प्लस 20,000 22,000 ये कितना आया 42,000, 42,000 टोटल गुड्स कितने 800, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई 52.5। अब 55 के और लाए आपने 300 इंटू 55, अब आप क्या बोलोगे 800 प्लस 300 टोटल क्वांटिटी आई 1100, प्राइस कितना हुआ 42,000 प्लस 16,500 कितना हुआ 58,500। अब आप कॉस्ट क्या बोलोगे 58,500 डिवाइडेड बाई 1100। एक मिनट होल्ड करना, समझ आ रही है बात वेटेड एवरेज में कैसे कर रहे हैं। ऊपर क्या कर रहे थे आप, ऊपर आप सिंपल कर रहे थे 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47 डिवाइड बाई 5 दैट इज सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज में पूरा नहीं है 50 इंटू 900 प्लस 400 इंटू 55 प्लस 300 इंटू 55, उस हिसाब से आप बोलो कि जो गुड्स है उनकी एवरेज कॉस्ट कितनी है, दैट इज वेटेड एवरेज। ठीक है, तो आप क्वांटिटी का एक वेट देते हो जो कि आप सिंपल एवरेज में नहीं देते हो। ठीक है सर, हम रेट निकालते हैं फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप। यस ओके सर। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्या नाम है, इसका दूसरा नाम है रिटेल इन्वेंटरी मेथड। इसमें आप क्या करते हो, जो रिटेल सेलिंग प्राइस होता है उसको मल्टीप्लाई करते हो किसमें, उसको मल्टीप्लाई आप करते हो जीपी मार्जिन से, तो आपको आता है जीपी। तो ग्रॉस प्रॉफिट को फिर फॉर्मूला में यूज करके आप निकालते हो क्या बोलते हैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन को देखेंगे, सॉरी, आपने गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स, ये देखो, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस कितना है, 15,75,500, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 3% एंड 11% जीएसटी, तो इस पे 11% जीएसटी, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 87,500, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 22,45,500, सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है 2,35,000, फाइंड आउट द नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट इन्वेंटरीज यूजिंग एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस मेथड। आपको क्या निकालना है, एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस मेथड। अब मुझे बताओ, आप सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो 15,75,000 है, इसमें मुझे बताओ ट्रेड डिस्काउंट का फिगर कितना आएगा, कैलकुलेटर से निकाल दो। ठीक है, 15,75,500 इंटू 3% करो, कितना आया, 47, कैलकुलेटर पे करो, 47,265, तो टोटल कितना बना, 15,88,000, 28,235। इसमें क्या लगेगा, जीएसटी 11% लगेगा। बट मुझे बताओ, जीएसटी तो 11% लगा, 168,106, टोटल बन गया 169,341, और इसके ऊपर क्या लगेगा, जो पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने ऐड किया, दैट वाज कितना, 87,500, तो टोटल आपका बना 17,83,841। ठीक है, अब इसमें एक गलती है फिर से क्वेश्चन में, कि जो जीएसटी मेरा है, जो जीएसटी मेरा है, तो क्या वो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स बनेगा, जो मेरा जीएसटी है, तो क्या वो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स बनेगा, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, वो मेरा जीएसटी जो है वो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं बनेगा। बट इस केस में दिक्कत क्या है, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, बिकॉज ये क्वेश्चन में ये नहीं बोलता है कि जो अगेंस्ट सेल्स प्राइस है वो इंक्लूडिंग जीएसटी है कि नहीं है। बट मैं आपको जस्ट दिखाता हूं, अगर ऐसा होगा तो हम कैसे निकालते हैं। इसमें आप क्या बोलोगे, आप अगर मैं पूरा इसका कॉस्ट मानूंगा तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 17,83,841। फिर क्या बोलता है ये, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना किया, 22,45,500, ये आपने सेल किया, जो बचा गुड्स है उनका सेलिंग प्राइस इतना है, तो टोटल सेल्स वैल्यू कितना है इन गुड्स का, देखो इतना गुड्स आप बेच दिए, इतना है जो बचे गुड्स है उनकी कॉस्ट, तो आप बोल सकते हो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 5 और 5 कितना होता है 10, 4 7 8 4 2, तो टोटल सेल्स वैल्यू इन गुड्स का इतना है। अगर टोटल सेल्स वैल्यू 24,80,500 है, अगर टोटल सेल्स वैल्यू 24,80,500 है, कितना है 24,80,500, और इसकी टोटल परचेज वैल्यू है 1783। अब इसमें मेरा और इस बुक वाले का एक इशू है, मैं ये बोलता हूं कि जो मेरा जीएसटी है, मेरा जो जीएसटी है, एक मिनट जस्ट होल्ड करना, मेरे घर से कॉल आ रहा है। सॉरी, आवाज आ रही है। तो मेरा और इसका डिबेट क्या हो रहा है, अभी मैं बताऊंगा ये कैसे कर रहा है, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं दे रहा क्वेश्चन में कि जीएसटी पार्ट ऑफ गुड्स है कि नहीं है। मैं मान रहा हूं कि जीएसटी है वो मेरा पार्ट ऑफ गुड्स नहीं है, मुझे जीएसटी का क्रेडिट मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, अगर नहीं है जीएसटी का क्रेडिट तो मेरा टोटल कॉस्ट इतना है, इन सब गुड्स का कॉस्ट इतना है, इन सब गुड्स का सेलिंग प्राइस इतना है, तो मेरा जीपी कितना है 6,96,659। तो अगर मेरा क्रेडिट इतना है, ये मेरा जीपी इतना है, तो जीपी मार्जिन आप निकाल सकते हो। जीपी मार्जिन किसके बराबर होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट दिस इनटू सेलिंग प्राइस इनटू 100, तो 6,96,659 डिवाइड बाय 24,80,500 इनटू 100, तो इसके हिसाब से जीपी मार्जिन आ रहा है 28.09%। अब मुझे बता, अगर मेरा सेलिंग प्राइस जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का है 2,35,000, इस पे जीपी मार्जिन कितना है 28.09%, तो वो 28.09% सेलिंग प्राइस से लेस करूंगा तो मेरे को आएगा कॉस्ट। इसके केस में इतना आया। बट अगर मैं बताऊंगा कि नहीं, मेरा जो जीएसटी है उसका मुझे क्रेडिट मिलता है, अगर मैं बताऊंगा मेरा जीएसटी का क्रेडिट है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना निकला
28,235 प्लस जो मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था 87,500, तो माय कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वुड हैव बीन 15 लाख। 20 माय कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वुड हैव बीन कितना था? 15 लाख 15,28,235, याद रखना। सॉरी, तो माय कॉस्ट वुड हैव बीन 15,28,235 प्लस 87,500। जितना भी वो आता वो मैं यहां से माइनस करके मेरा जीपी निकलता। एक बार कर ले, अगर किसी के पास कैलकुलेटर है। 15,28,235 15,28,235 प्लस 87,500, मुझे बताओ कितना आता है? कितना आया? कैलकुलेटर्स ना कैसे सूरज, कैलकुलेट करो ना जल्दी, कितना हुआ? किसी के पास भी कैलकुलेटर नहीं है कॉमर्स के स्टूडेंट्स? कॉमर्स में सबसे पहले बोलते हैं कैलकुलेटर साथ होना चाहिए। सर आप ये इसका अमाउंट फिर से दिखाइए, ऊपर ले जाइए। 15,28,235 15,28,235 15,28,235 प्लस 87,500 कितना हुआ? सर ये आता है 16,15,735 16,15,735 16,15,000 735। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस 24,80,500 इसमें से माइनस करो, कितना आया? 24,880 माइनस ये करो, कितना आया जीपी? जीपी कितना आया? इतना टाइम क्यों लगता है आप लोगों को? दिस माइनस दिस करो। सर 6,29,465। अब करो जीपी मार्जिन कितना निकला? दिस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। 629,465 डिवाइड बाय 24,80,500 इनटू कितना हुआ? तो शायद मोबाइल से करा ना। हाँ। कल से हर कोई बच्चा कैलकुलेटर साथ रखे क्लास में, चाहे काम आए या नहीं आए। सर 8,64,000 आ रहा है, 6 लाख नहीं। अरे जीपी मार्जिन निकालना है। अच्छा ये कितना आया था? 2480 माइनस 16,500 कितना आया था? हाँ वो आ रहा है 8,64,765। आपने कुछ और बोला था पहले। 64,765। हाँ, अब इसको करो डिवाइड बाय 24,80,500 इंटू 100 जीपी मार्जिन निकालने के लिए। मैं करा बुई कैलकुलेटर बट मुझे वो अप्रोक्सीमेटली 33% के आसपास आ जाएगा सर। 3% सपोज 33% जीपी। तो उस केस में क्या करेंगे? 2,35,000 में से 33% माइनस करेंगे, बाकी जो बचा दैट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। समझ आया बात कैसे करता है रिटेल सेलिंग प्राइस से? तो आप जीपी मार्जिन निकालते हो तो फिर जाके वो फॉर्मूला करके, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री दिया था तो उसमें से जीपी मार्जिन माइनस करके यू विल अराइव एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, समझ Yes, आया? sir. यस सर, प्रैक्टिकल यही करते हैं फिर ज्यादा। दूसरा तरीका होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मेथड। तो ये आपको सर ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, वो लेक्चर्स देख लेना। ठीक है, बाकी जो इसमें बचा है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, वो सीए फाउंडेशन के लिए रिलेवेंट है बट आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। एज सच हमारा ये टॉपिक जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बेसिक चीजें जो इसमें होता है, कॉग्स का फॉर्मूला, जीपी का फॉर्मूला,
inventory is valued at cost or NRV, whichever is lower. The methods of inventory evaluation, FIFO, LIFO, weighted average, simple average, ये बेसिक है जिन पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस उतना ही आपको इस चैप्टर में से करना है. बट सिंस मैंने आपको पहले ही बताया, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मैं किसी को एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि these are the future professors, lecturers जिनको हमारी स्टेट को आगे लेना है, या जहां पे भी रहेंगे वहां पे बच्चों को आगे लेना है, तो मैं उस एंगल से पूरी नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, बट हाउएवर आई आल्सो ट्राई टू मेक अ बैलेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सर आपने कॉस्टिंग के बारे में बोला था ना, सर ने स्टार्ट करवाया कॉस्टिंग के बारे में? हाँ, कॉस्टिंग के लेक्चर्स आप देखो यूट्यूब पे आ रहे हैं. 2 लेक्चर, इनफैक्ट एक ही लेक्चर अभी आया. वो एक लेक्चर में ऐसा हुआ था कि आवाज नहीं आई थी. सर के साथ ये दिक्कत हो गया कि सर ने रिकॉर्ड किए थे, बाद में पता चला कि यार रिकॉर्डिंग आवाज बीच में रुकी हुई थी. आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ ऑलरेडी उसका लिंक्स. नहीं तो आप चैनल पे जाओगे तो आपको जो हमारा प्ले लिस्ट है ना 10+2 कॉमर्स लेक्चर का, उसमें आपको वो वीडियोस भी मिलेंगे. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के है, सीए शुभम सर आपको वो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं. अभी तक 2 लेक्चर्स अपलोड हो गए. लाइव सेशंस नहीं हो रहे हैं? नहीं, वो लाइव नहीं ले पा रहे बिकॉज आप रिकॉर्डेड कर रहे हैं. रीजन बीइंग कि उसका और मेरा दोनों का ऑफिस टाइमिंग सेम ही है, प्लस मैं लाइव लूंगा तो वो नहीं ले पाएंगे, दिक्कत हो रहा है. दैट्स व्हाई सिंस आई एम एबल टू टेक लाइव क्लासेस दीस डेज, वो रिकॉर्डेड अपलोड कर रहे हैं. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज. किसी और का कोई डाउट? नो